हेलो एवरीवन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है क्लास 10th का और जो लेक्चर होगा बाइलिंगुअल होगा, यानी कि द्विभाषित होगा। द्विभाषित नहीं, द्विभाषी। जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। यानी कि संख्या किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संख्या होती है। अगर इसको देखा जाए तो संख्या पद्धति में सबसे पहले वास्तविक संख्या, अर्थात इंग्लिश में इसको कहेंगे रियल नंबर, और एक काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर होंगे। इसमें बात करें तो वास्तविक संख्या वो हैं जिनको नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है। नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, यानी कि संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, जबकि काल्पनिक संख्या को हम नहीं दर्शाएंगे। इसका भी इस्तेमाल है। अब इसे हम पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या को क्लास 11th में, और जबकि वास्तविक संख्या को क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं। तो आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। फर्स्ट है रियल नंबर। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्या की खोज प्रारंभ की। इस संख्या प्रक्रिया को आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला, अर्थात हमने क्लास 9th में परिमेय और अपरिमेय को जाना। तो हम यहाँ से जान सकते हैं कि वास्तविक संख्या का डिफिनेशन हम दे सकते हैं। ये किसका किसका समूह है? ये है परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अगर इसे बात करें इंग्लिश में तो परिमेय को रेशनल नंबर कहते हैं, जबकि अपरिमेय को इरेशनल नंबर कहते हैं। बात करें कि परिमेय संख्या क्या है, तो हमने क्लास 9th में इसके बारे में जाने हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, p/q के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उसको परिमेय संख्या कहेंगे, जिसमें अंश और हर ये दोनों इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अर्थात इंटीजर को हिंदी में हम लोग कहेंगे पूर्णांक। ये भी पूर्णांक होगा। और एक और यहाँ पे है कि q तो पूर्णांक है, साथ साथ जीरो के बराबर q नहीं हो सकता है। अब इसमें जो शब्द आया इंटीजर अर्थात पूर्णांक, ये क्या होता है? तो इसको हम जानना चाहें तो हमें सिंपल सा नज़र आता है पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक होता है। ठीक है। और ये किसका समुच्चय होता है? तो ये समुच्चय होता है, अगर इंटीजर को हम z से डिनोट करें यानी पूर्णांक को, तो ये समुच्चय लिखने की प्रक्रिया ये है, इसे हम मध्यम कोष्ठिका में लिखते हैं। तो पूर्णांक में हमारे पास आ जाएगा 0। सबसे पहले तो हम 0 लिखते हैं और फिर पूरा काउंटिंग नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का जो निगेटिव होगा वो भी आएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो पूर्णांक है ये समुच्चय किसका है? 0 का, 0 का। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे नेचुरल नंबर, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर।
इन तीनों चीज़ का समुच्चय होता है, यानी कि सेट होता है। समुच्चय अगर बात करें तो समुच्चय किसे कहते हैं, ये स्पेलिंग गलत है ये, तो बात करते हैं समुच्चय की। ये भी आई थिंक गलत है, लेकिन सही भी हो सकता है। इसे इंग्लिश में सेट कहते हैं समुच्चय को। और समुच्चय हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, जैसे कि बच्चा सब खाना खाता है, का कहता है, बच्चा से कहता है कि मम्मी हम समूचा खवाओ, इस टाइप से कहता है। मतलब पूरे चीज़ का एक संग्रह की बात हो रही है, एक साथ आने की बात हो रही है, उसको हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब ये मेंबर्स की तरह, ठीक है। समुच्चा जो भोजपुरी में हम लोग कहते हैं ना, समुच्चा हम खा जाओ, हम तोरा न देवो, वो वाली बात कहते हैं। तो समुच्चा की बात हो रही है यहाँ पे। तो समुच्चय, समुच्चय मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जितने भी होंगे वो भी सारे के सारे और प्लस में 0, ये तीनों जितनी भी संख्याएं होंगी उनका सेट क्या कहलाता है, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक कहलाता है। और जब हम परिमेय संख्या को लिखते हैं तो इन्हीं पूर्णांक के रेशियो में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे एक और है कंडीशन कि q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर सिंपली अगर q 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, p/0, और यह संख्या क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। क्या ऐसा संभव है, कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम 0 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अनडिफाइंड अर्थात अपरिभाषित, ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसका कोई परिभाषा ही मैथ में नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग 0 से भाग करके इसको अनंत भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए एक समय तक ये अनंत भी ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली ये एक्चुअली में होता है अनडिफाइंड अर्थात अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है, जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि किसी भी संख्या को हम गिनना शुरू करेंगे तो कैसे गिनेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जाएंगे, यही नेचुरल नंबर कहलाता है। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, इसी नंबर्स में अगर हम माइनस लगा देते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 एंड -5 डॉट 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 आगे तक अनंत तक निगेटिव में, ये भी क्या हो जाएंगे, अनंत ही है। फिर शून्य, अब देखिए ये नेचुरल चीज़ें, ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैथमेटिकली होल नंबर ज़्यादातर एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में भी हम लोग 1 से स्टार्ट करके नहीं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये कहलाता है होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट कर रहा था संख्या, उसमें एक शून्य लग जाने से अब वो संख्या पूरी तरह से पूर्ण हो गई। ठीक है, मतलब कि पूरी संख्या में 0 का होना अनिवार्य है। ठीक है, नंबर्स कहाँ से, 0 के होने से ही होता है। तो कंप्यूटर्स में, प्रोग्रामिंग्स में, इन सारी सब्जेक्ट्स में जब हम 0 को, किसी भी संख्या को, और सबसे पहली बात, ये संख्या क्या करता है, आगे चलकर हमारे उपयोग में आता है कि नहीं। नॉर्मली तो हमारे पास ये सब उपयोग में भी आता है, लेकिन आगे अगर हम चलकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, CS कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, CAC, दोनों बात एक ही हो गया, MCA मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जस्ट लाइक BSc में, BTech में, तो हमें इसका समझ में आता है कि 0 से इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ये एड्रेस देने के लिए भी होता है। जैसे कि हमारा गृह संख्या कितना है, मान लिया मेरा गृह संख्या है 126100, तो क्या ये एड्रेस दे रहा है कि नहीं। तो इस तरह से भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, हमने पढ़ लिया परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या में कौन कौन आ जाएगा,
तो परिमेय संख्या को देखिए, तो चूंकि ये p बाई क्यू के रूप में है, तो p बाई क्यू के रूप में क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स तो आ ही गए, साथ साथ चूंकि ये बनाएंगे फ्रैक्शन, इंटीजर अर्थात पूर्णांक, और फ्रैक्शन अर्थात क्या हो जाएगा, जो बट्टा होगा, बट्टा पढ़ का जोड़ हम लोग पढ़ते हैं, वो बट्टा वाली बात कह रहे हैं। फ्रैक्शन अर्थात हम भिन्न कह सकते हैं, ठीक है। और दशमलव वाले जितने भी चीज़ है, वो जितने भी नंबर्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और कौन होगा, अगर नंबर का डिफाइन हम लोग कर देते हैं सम संख्या, विषम संख्या, इस तरह से भी करते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, किसमें, परिमेय संख्या। यानी कि ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहने वास्तविक संख्या है ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कौन होगा, वैसी संख्या है जिसे हम किस में नहीं कर सकते हैं, तो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 है, √3 है, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और जो वास्तविक संख्या है इन दोनों का समुच्चय है, मतलब कि अगर हम वास्तविक संख्या को कैपिटल R यानी कि रियल नंबर इंग्लिश में कहें और इसे समुच्चय के रूप में लिखे, R इज इक्वल्स टू लिखे, मछली ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हम लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स कॉमा इरेशनल नंबर, इन दोनों का सेट होता है। चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं रेशनल को परिमेय संख्या और इरेशनल को अपरिमेय संख्या आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी बुक क्या कह रही है आगे। तो आगे क्या कह रहा है, इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2, 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के 2 अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम यानी कि कलन विधि और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांक की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है, मतलब कि विभाज्यता का नियम ही हम लोग चलते हैं यहाँ पे। साधारण भाषा में हम कहा जाए तो एल्गोरिदम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे शब्द आ रहा है एल्गोरिदम, ठीक है, तो ये भी जानना हमें क्लास 10th के बच्चों को जानना ज़रूरी है। इसकी परिभाषा लिखी हुई है आगे बुक में, एल्गोरिदम RITHM, हिंदी में एल्गोरिदम, चाहे एल्गोरिथम लिख देते हैं, पढ़ लेते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं किसी भी तरह। देखिए एल्गोरिदम क्या है किसी भी काम को, कोई भी काम हो, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो यही एल्गोरिदम कहलाता है कि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चले, मुझे नहाना है, तो क्या स्टेप होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास नहाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, जो सामग्री होगी उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या होनी चाहिए, हमारे पास पानी होनी चाहिए, हमारे पास साबुन होना चाहिए, शैम्पू है तो शैम्पू होना चाहिए, ठीक है। जो बर्तन में हम पानी को संग्रह करेंगे वो बर्तन बाल्टी होना चाहिए, साथ में लोटा भी होना चाहिए जिससे हम नहाएं, या मग होना चाहिए, ठीक है। और साथ में हमारे पास नहाने के बाद हम क्या करेंगे, हम कपड़े भी तो बदलेंगे, तो कपड़ा बदलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए
हम कह सकते हैं, बिहार में है तो गमछा, हम लोग गमछा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कपड़े होने चाहिए, पहनने वाले कपड़े, तब जाके हम लोग स्नान कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से उपलब्ध होनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप में हम नहाना कैसे शुरू करेंगे, तो नहाना शुरू करेंगे हम पानी, फर्स्ट स्टेप में अगर हम कहें तो पानी अपने शरीर पे डालेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड में हम साबुन लगाएंगे या शैम्पू लगाएंगे एवं शैम्पू का प्रयोग करेंगे हम। फिर पानी से धोएंगे, फिर से पानी का यूज करेंगे। उसके बाद हम नहा चुके हैं, फिर हम गमछे का प्रयोग करेंगे। फिर और स्टेप नंबर 5 में हम कपड़ा फिर से पहन लेंगे, ठीक है। अब इतना चीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब हम नहा पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले हम साबुन लगाना शुरू करेंगे बिना पानी के, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम कपड़ा पहन ले और बाद में ऊपर से पानी डालने लगे, ये तो मूर्खता हो गई, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमें किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, नहीं तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। इसी को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। और इसी एल्गोरिदम का प्रयोग आज का ज़माना जो है इंटरनेट, ठीक है, उसमें भी सोशल मीडिया, अर्थात हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टा ग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, हम कि एक इन्फ्लुएंसर बन जाए। क्या बने, इन्फ्लुएंसर बने। इन्फ्लुएंसर मतलब इन्फ्लुएंस करने वाला किसी भी व्यक्ति को। अब इन्फ्लुएंसर बनकर बहुत सारे लाइक्स, व्यूज़ ग्रैब करें और हम बाद में मोनेटाइजेशन करके, मतलब कि व्यूज़ होगा, मोनेटाइजेशन करके पैसे भी कमाना चाहते हैं बच्चे। तो सारे लोग कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन अपने वीडियो बनाने में फेल कर जाते हैं। जैसे मैं भी फेल कर जाता हूँ, क्योंकि मुझ में फेल करने का मीनिंग है, मैं भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, यूट्यूब पे आता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ रेगुलर पोस्ट, लेकिन मुझ में कमी है। वो कमी है कंसिस्टेंसी की कमी। मैं कंसिस्टेंसी नहीं रहता हूँ, रेगुलर मैं ऑनलाइन आकर बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, ये तो मेरा ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन काफ़ी बच्चे के पास कंसिस्टेंसी है, लगातार 1 साल 2 साल उन्होंने रेगुलर पोस्ट डाला है, लेकिन उनको मिला नहीं। तो उनमें कमी क्या है, हो सकता है कि कंसिस्टेंसी है, एवरीथिंग उनके पास है, उनके पास इस एल्गोरिदम का नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो अब सिंपल क्या करते हैं, फेसबुक के गए, वीडियो हमने बनाया, अच्छा से एडिट किया और सिंपली अपलोड कर दिया, लेकिन उसके साथ हमें लगाना था #@, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी डालना था, ठीक है। कमेंट्स भी आपको खुद करना होता है, पहला कमेंट्स तो खुद डालना होता है। ये सारी चीज़ें उसके एल्गोरिदम है कि इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। सेम थिंग आपको यूट्यूब में है, जहाँ पे आपको टैग, ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आप करते नहीं, आपको पता नहीं है कि एक्चुअल एल्गोरिदम का मीनिंग क्या है। आप सुनते हैं कि एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम फॉलो करो, एल्गोरिदम चेंज हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं एल्गोरिदम है क्या। तो आज हम समझ गए कि एल्गोरिदम क्या है, प्रोसेस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी पे आते हैं। इन सारी चीज़ों का तो हो गया। दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, क्या कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में
के गुणन में लिखा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास आ गया दो शब्द, भाज्य और अभाज्य। भाज्य का मतलब है इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, और दूसरा हो गया हमारे पास वो है अभाज्य। अभाज्य को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे। तो इन सब चीज़ में भाज्य की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाज्य संख्या कौन होगी? वैसी संख्या जो एक स्वयं, मतलब कि सेल्फ, स्वयं, एवं इस दोनों के अलावा किसी थर्ड नंबर से अगर कटता है, विभाज्य होता है, भाग लगता है, डिवाइड होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। जबकि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से कटता है और खुद से कटता है, मतलब कि सेल्फ से कटता है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है, उसको हम अभाज्य कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम दे दें तो 4 का सबसे छोटा भाज्य संख्या अगर होगा तो वो 4 होगा। ये किससे किससे कटेगा? एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, सभी संख्या कटती है। साथ में यह 2 से भी कटेगा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा? 4। ठीक है। और अभाज्य की बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा। एक भी ऐसी संख्या जो स्वयं और एक और दोनों बात लिखी हैं, तो एक को हम अभाज्य के रूप में नहीं डालते, इसको हम अपवाद के रूप में डालते हैं। ठीक है। तो प्रथम जो अभाज्य होगी 2, यह 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा, किसी तीसरे से नहीं कटेगा। उसी तरह सेकेंड अगर अभाज्य की बात करेंगे तो कौन होगा? प्राइम नंबर 3 होगा, ये भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। थर्ड होगा 5, ये भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ये हो गया आपका भाज्य और अभाज्य। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। यही तथ्य किसको कहते हैं? आधारभूत प्रमेय कहलाता है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के 2 अनुप्रयोग देखेंगे। एक तो इसका प्रयोग क्लास 9th में अध्ययन की है, कुछ संख्याओं जैसे √2, √3, √5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरा, हम इसको प्रयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत होता है। ऐसा हम p/q के हर q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड से p/q के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतः पता लगाया जा सकता है। अतः आइए इसे हम खोज प्रारंभ करेंगे। चलिए आज के लिए हम इस लेक्चर में, चूँकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लगभग 23 मिनट का हो चुका है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे करेंगे।